चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों ए, बी और सी पढ़े और सही विकल्प चयन कीजिए। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। क्या पूरा पाषाण काल 20 लाख पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है? इस काल को 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग। उसके बाद मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो देखिए, आपको पता है कि पूरा पाषाण काल लगभग 20 लाख से आपका 12 लाख लगभग अप्रॉक्स में 12,000 का ही माना गया है। तो इसका पहला हो जाएगा आपका राइट। इस काल को 3 भागों में बांटा गया, आरंभिक, मध्यम, ये भी बिल्कुल सही है। और सी मानव इतिहास की लगभग 99% इतिहास इसी काल से, बिल्कुल सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, सभी सही है। नेक्स्ट, कथन ए बी को पढ़े और सही विकल्प चुने। कथन ए और बी को पढ़े और सही विकल्प चुनना है कि मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। इसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तराधिकारी निर्धारित किए जाते थे। क्या ये सही है? मनसबदारी की सैन्य उत्तराधिकारी का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था, जिसे जात कहा जाता था। तो इसमें आप जो मुगलों का मनसबदारी था वो किस पर डिपेंड था? अगर मुगल आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, तो ये बिल्कुल सही है। ये पद, वेतन और सैन्य, ये भी सही है। और ये संख्या पर भी निर्भर था, इसलिए राइट आंसर दोनों हो जाएगा। तो ए और बी दोनों किस में है? तो राइट आंसर इसका ए हो जाए। ए और बी दोनों सही है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरामाइक भाषा में पाया गया है? तो ये ऐसे तो प्राकृत भाषा में उनका था। तो चलिए, कहाँ पर ये अभिलेख ग्रीक और अरामाइक भाषा में पाया गया है? तो आपको पता है कि कंधार में पाया गया है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है आपका गोंड राज गढ़ कंटका में 70,000 गांव थे। इसे उल्लेखित किया गया है। कहाँ पर उल्लेखित किया गया है? गोंडराज में गढ़ कंटका में 70,000 गांव थे। ये कहाँ पर? सब एनसीईआरटी से ये बनाया गया है आपका, और एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है। तो ये कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अकबरनामा में ये लिखा गया है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, अकबरनामा। नेक्स्ट चलिए, पवनों के बारे में दिए गए जो यहाँ पर कथन है उसे पढ़िए और विकल्प चुनें। मानसूनी पवन मौसमी पवन का उदाहरण है। मानसूनी क्या होता है? मौसमी पवन है। क्या ये सही है? तो इसको देखिए, क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। मानसूनी पवनें तो हमेशा नहीं चलती है, मौसम पर ही। ये जब मानसून बारिश होने वाली होती है तो मानसूनी पवनें चलती है। मौसमी पवनें वर्ष भर में लगातार निश्चित दिशा में चलती है। बिल्कुल नहीं, लगातार तो चलती नहीं है, ये गलत हो जाएगा। और आपका स्थल व समुद्री समीर अस्थायी पवनें के उदाहरण है। बिल्कुल नहीं, अस्थायी पवन नहीं है, ये अस्थायी है। तो इसका राइट आंसर केवल ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 7 नंबर, संघनन के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए। जलवाष्प संघनित होकर के ठंडा होकर जल की बूंद बना, जलवाष्प। तो क्या ये राइट आंसर है? तो बिल्कुल सही है। इसी से ठंडा होकर के जल बनाता है। जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर नहीं सकते हैं, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। तो बिल्कुल सही है कि वर्षण के रूप में तभी आ जाती है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद चिन्ह छोड़ते हैं। आप देखते होंगे कि बहुत सुंदर लगता है सफ़ेद चिन्ह, क्योंकि इंजन में निकली नमी संघनित हो जाती है। बिल्कुल सही, जो इंजन से निकलती है नमी वो संघनित हो जाती है और ये वाइट कलर में बदल जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर का देखिए कि तिब्बत एंटीलोप का शिकार इनके उन सहतूत के लिए किया जाता है क्योंकि वजन में हल्का होता है। तिब्बत एंटीलोप में वजन में हल्का होता है, इसलिए सहतूत का उपयोग किया जाता है। उन सहतूत के लिए किया जाता है। तो बताइए, तिब्बत एंटीलोप क्या होता है? या अधिक गर्म होता है, यह जानवर बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है, क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका वजन हल्का भी होता है और ये गर्म होगा, तब जा कर के वो क्या होगा, वो उससे क्या बनेगा, आपका ऊन तैयार किया जाएगा। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ए और बी दोनों, ये अधिक संख्या में पाई जाती है इसलिए नहीं होता, इसलिए ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
अगला है नीचे दिए गए कथन ए बी पर विचार कीजिए। क्या है विचार? नवीकरणीय संसाधन असीमित होते हैं और इन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है। तो ये क्या है? नवीकरणीय संसाधन असीमित है, तो क्या है ये? बिल्कुल नहीं, ये असीमित नहीं है, खत्म होने वाला है, इसलिए बोला जाता है कि रीयूज करके उसका यूज़ करें। भी अनवीकरणीय संसाधन की तुलना में नवीकरणीय संसाधन जल्दी पुनः पूरित हो जाती है। तो क्या होगा ये? राइट आंसर इसका 9 में क्या पुनः पूरित होती है? तो बिल्कुल ये सही है। तो राइट आंसर इसका ए गलत और बी सही। तो यहाँ आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, सैलों से खनिज को बाहर निकालने की प्रक्रिया का क्रम क्या होगा? अगर आप पृथ्वी की सतह से उसकी आंतरिक तहों तक जाते हैं तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी, क्रम बताना है। तो सबसे पहले जब खनन का क्रिया किया जाता है तो सबसे पहले जो कार्य होता है उसको बोलते हैं आखनन। आखनन, फिर विविध खनन, उसके बाद कुपित खनन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए और बी। सी, ए और बी किसका है? तो राइट आंसर इसका आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, स्थानांतरी कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कृषि कैसा होता है? तो ये कृषि होता है कैसा? ये भारी वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। तो भारी वर्षा वाले क्षेत्र में होता है, तो बिल्कुल सही है। और सेकेंड में है यह तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्रों में नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है, तो बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर इसका सी हो, इसका ए और सी। ए और सी किस में है? तो ए और सी इसका सी में है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप कक्षा में प्रेयरी और वेल्ड पर परिचर्चा कर रहे हैं तो आप विश्व मानचित्र पर किस क्षेत्र को अंकित करेंगे? आप किस क्षेत्र को अंकित करेंगे? तो ये आपका प्रेयरी और वेल्ड किधर है? आपका पता है कि कनाडा और अफ्रीका में है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। डी, विश्व के मानचित्र पर कनाडा और दक्षिण अफ्रीका को क्या करेंगे? हम लोग चिन्हित करेंगे। रूढ़िबद्ध धारणाओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर ध्यान दीजिए। रूढ़िबद्ध, पुराने ख्यालों के लोग। तो रूढ़िबद्ध क्या है? तो इसका देखिए, पढ़िए। रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें प्रत्येक व्यक्ति को अनोखे और अलग व्यक्ति जिसके पास खास गुण व क्षमताओं हो सकती है के रूप में देखने से रोक देती है। तो ये क्या है? ये सही सेंटेंस लग रहा है आपको? बी है। बी है, रूढ़ि धारणा बड़ी संख्या के लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। रूढ़िवादी धारणा हम सब पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि इसके चलते हमें उन कामों को करने का मौका मिलता है जिसमें हम अच्छे हैं। तो ये क्या सही है? तो इसका देखिए, ये तीनों सही है। आपका रूढ़िवादी धारणा प्रत्येक व्यक्ति को अनोखे और अलग व्यक्ति जिसके पास खास गुण और क्षमताओं हो सकती है के रूप में देखने से रोक देती है। तो बिल्कुल वो रूढ़िवादी उसे आगे बढ़ने से रोक देता है और अपनी धारणा को चलाता है वहाँ पर। अब रूढ़िवादी धारणा बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। बिल्कुल सही है कि अगर एक कोई गलत काम कर रहा है तो उसके दूसरे पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, दूसरे पर भी रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। इस तरह का रूढ़िवादी मतलब एक तरह का सबको एक ही में मिक्स कर देता है। रूढ़िवादी धारणा पर हम सब पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि इससे चलते हम उन कामों को करने का मौका से बच जाते हैं जिससे हमें अच्छा लगता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो ये तीनों राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित क्षेत्रों में से उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए जहाँ पर आए अरबी और चीन के व्यापारियों उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रभाव है। अरबी और चीन के व्यापारी किधर आए थे? तो आपको पता है कि सबसे पहले अरबी और चीन के केरल में आए थे। केरल, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। केरल और लद्दाख में आए थे। सही उत्तर आपका भी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश के द्वारा होता है। भारत के राष्ट्रपति कौन चुनाव करता है बताइए? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा निर्वाचन मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। हमारा संविधान वह निश्चित करता है कि शासन की व्यवस्था केवल उन विशेषाधिकार लोगों की सम्मिलित किया करती है जो देश के लिए निर्णय ले। यहाँ सरकार के विभिन्न स्तर हैं जो संविधान अपनी ताकत अधिकार प्राप्त करते हैं और वह भारतीय संविधान की विशेषताओं की व्याख्या करते हैं। तो ये किस तरह का है आपका? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा जो भारत के बारे में बताया गया है कि हमारा भारत का संविधान ये संघवाद के रूप में बात करता है। नेक्स्ट, प्रारंभिक शिक्षा के विद्यार्थी को जाति आधारित भेदभाव के मुद्दे में परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त है? तो ये जो प्रारंभिक शिक्षा जाति भेदभाव के मुद्दे को समझाने के लिए तो कैसे समझाया जाएगा? और प्रारंभिक शिक्षा में तो उनको क्या किया जाएगा? अशोक के स्तंभों के शिलालेख से, आरक्षण नीति पर लेख से, पहला है। दूसरा है मानवाधिकार के सार्वजनिक घोषणा पत्र से, बी आर अम्बेडकर के बचपन के अनुभव के वृत्तांत से। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर बच्चों के लिए कौन कहानी समझ में आएगा? ये भीमराव अम्बेडकर का कहानी सुना देंगे तो बच्चे सीख जाएंगे। राइट आंसर डी है। नेक्स्ट,
एक इतिहास अध्यापिका मौर्य राजवंश का उदय विषय पढ़ाना चाहती है, उसे किस शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए? तो किस शिक्षण सामग्री? इतिहास का अध्यापिका है और मौर्य राजवंश, क्या तुलना समय रेखा या रेखा आलेख, या प्रगतिशील समय रेखा या दंड आलेख, कौन सा इसमें समझाया जाएगा? तो राइट आंसर होगा कि प्रगतिशील रेखा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, क्योंकि कैसे कैसे हमारे उस टाइम कैसा समय था और अभी का समय कैसा है, कितना प्रगति किया है। विविध के बारे में पढ़ने के लिए वृत्त चित्र है, प्रासंगिक है या शिक्षक, इसका प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? जो डॉक्यूमेंट्री है उसे किसके लिए, विविधता के बारे में पढ़ाने के लिए डॉक्यूमेंट्री प्रासंगिक है, या शिक्षक इसके लिए प्रयोग किस उद्देश्य के लिए करता है? तो किस उद्देश्य के लिए करता है? तो इसका अनजान भौगोलिक स्थान में जीवन के अनुभव को उपलब्ध कराने के लिए ये करता है। राइट आंसर यही हो जाएगा आपका, राइट आंसर ए हो जाएगा। एक सामाजिक विज्ञान अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को ग्राम पंचायत के दफ्तर के दौरे पर ले जाती है, इस शिक्षण विधि को क्या फायदा है? तो ये क्या है? सामाजिक विज्ञान की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को ग्राम पंचायत के दफ्तर ले जाता है, तो क्या करना चाह रहे हैं? या विषय के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी या विषय के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने का प्रभावी तरीका, कि स्कूल जीवन का सामुदायिक जीवन में संपर्क स्थापित करना, बिल्कुल सही। घटनाओं और घटनाक्रम को दर्ज करने की रूपरेखा प्रदान करना, तो इसका हो जाएगा, ये तो दर्ज करना गलत लग रहा है कि घटनाक्रम को दर्ज करने का नहीं, लेकिन विषय के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी बिल्कुल सही है, दिखा करके प्रत्यक्ष जानकारी दिया जा रहा है। यहाँ पर विषय के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने का प्रभावी तरीका बिल्कुल सही है, और आपका स्कूली जीवन का सामुदायिक जीवन पर संपर्क स्थापित करना बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर इसका ए और बी और सी हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर बी। नेक्स्ट, जेंडर संवेदीकरण पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण सर्वोत्तम है? जेंडर, तो परिचर्चा से जेंडर का समझ में आएगा, या फिर प्रदर्शन से होगा, या फिर व्याख्यान से हो गया, या प्रश्न विधि से। तो देखिए, जेंडर संवेदीकरण प्रदर्शन दिखा करके तो नहीं हो जाएगा, और व्याख्यान लेक्चर से भी नहीं होगा, तो उस पर लेक्चर दे करके, यहाँ पर डिस्कशन करके, लेक्चर नहीं डिस्कशन करके उस पर हो जाएगा। राइट आंसर ए होगा, बाकी गलत होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधि विद्यार्थियों को प्रस्ताव करने, तार्किक बहस करने, जवाबदेही, तर्क देने और विचारों को प्रस्तुत करने की क्षमता को विकसित करती है? तो कौन सी करती है? राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? वाद विवाद या परिचर्चा या क्षेत्रकार या परियोजनाकार। तो विद्यार्थियों की प्रस्ताव करने, तार्किक बहस, तो मतलब बहस है तो वाद विवाद होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा, राइट आंसर ए। सेलों की विशेषताओं विषय रूप करते समय सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका के लिए कौन सी गतिविधियाँ सबसे महत्वपूर्ण है? सेलों की विशेषता, तो सेल के बारे में पढ़ाएंगे तो क्या करेंगे? पृथ्वी की परतों दर्शाने, मॉडल को दिखाना, उन्हें चर्चा करना। ये तो सही लग रहा है। पुस्तक में दी गई सेलों की विशेषताओं को पढ़ना और समझना, तो सिर्फ पढ़ना और समझने से मतलब नहीं है, विद्यार्थियों को उनके आसपास पाई जाने वाली इकट्ठा करने के लिए कहना, सेलों को इकट्ठा, ये भी सही लग रहा है। विभिन्न प्रकार की सेलों को लाना और उनका प्रयोग विशेषताओं और पहचानने व तुलना में करना, तो ये आपका ये भी सही लग रहा है। ऑथेंटिक सबसे अच्छा कौन है? मॉडल दिखाने से उतना परवाह नहीं पड़ेगा, ये तो गलती है। पाई जाने वाले सेल को इकट्ठा करने से भी नहीं पता चलेगा उतना, लेकिन विशेष पहचानने की तुलना करना, उसको तुलना करना, तो सबसे अच्छा, ऐसे ये भी सही हो जाएगा, लेकिन सबसे अच्छा आपका आंसर डी लग रहा है, डी इसका राइट आंसर होगा। भारत के तटीय स्थल रूप बढ़ाते हुए राजस्थान के शिक्षक किस शैक्षिक समस्या का सामना कर सकते हैं? तो राजस्थान में कैसा है? तटीय स्थल है, छात्रों के लिए संदर्भ बनाने में, प्रकाशित सामग्री उपलब्ध कराने में, छात्रों के मूल्यांकन में, या पाठ्यक्रम समय पर पूरा करने में। समय पर पूरा करना कोई मतलब नहीं है इसका, और छात्रों के मूल्यांकन में भी इसका कोई मतलब नहीं है, समस्या कर सकते हैं। ये प्रकाशित सामग्री को उपलब्ध कराना, तो ये भी आपका नहीं होगा। उपलब्ध कराना सामग्री, छात्रों के लिए संदर्भ बनाना, छात्रों के लिए संदर्भ बनाना, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान पाठचर्चा में निम्नलिखित में से कौन सी विद्यमान बाधाएं हैं? बाधा को बता रहा है कि सामाजिक विज्ञान में क्या बाधा आता है। विद्यालय में शिक्षण शास्त्रीय प्रथाएं, पहला, या भारत में शिक्षण शास्त्रीय प्रथाएं, अच्छा प्रदर्शन तथा उच्च अंक प्राप्त करने का दबाव, बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक अन्वेषण तथा कौशल निर्माण का अभाव, बिल्कुल सही है। ये तीनों है, राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट, प्रारंभिक विद्यालयों के छात्रों के समक्ष भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा के लिए किस स्रोत का उल्लेख किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पर आपका सेलुलर जेल और अधिकार दस्तावेज और पत्र, ये हो जाएगा राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, राइट आंसर। इसको सेल चित्रकला से नहीं होगा, कबीर के दोहे से भी नहीं होगा, तो स्तंभ से भी नहीं होगा, क्योंकि
से रिलेटेड ही नहीं है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परियोजना विधि का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक विज्ञान में परियोजना विधि क्यों प्रयोग किया जाता है? विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान सैद्धांतिक ज्ञान का निर्माण का संलयन करने में या फिर सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण समय बचाने में। बिल्कुल गलत। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का भार कम करना। बिल्कुल गलत। विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन में सामाजिक समस्याओं को जांच में संलग्न करना। जांच में संलग्न बिल्कुल गलत है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे ना शायद गलत पढ़ दिए, नहीं चलिए 26 नंबर, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परियोजना विधि का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है कि सामाजिक विज्ञान को सैद्धांतिक ज्ञान के निर्माण में संलग्न। सिद्धांत के ज्ञान में बिल्कुल नहीं। सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण समय बचाना बिल्कुल नहीं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का भार कम करना नहीं होता। विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन में सामाजिक समस्या की जांच से संलग्न करना। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित क्रम में कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन होता है? भारतीय संविधान के मुख्य विशेषता क्या है? भारतीय संविधान के मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला है स्मरण, दूसरा मूल्यांकन, विश्लेषण और सृजन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? अगर भारतीय संविधान के मुख्य विशेषताएं है तो उसको तो हमको याद करना पड़ेगा ना, कि वो बदलने वाला चीज़ नहीं है, हम याद ही कर सकते हैं। मूल्यांकन भी नहीं कर सकते, ना विश्लेषण कर सकते, ना सृजन कर सकते। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीति समूह आकलन का हिस्सा नहीं है? नहीं है, कार्यनीति के आकलन का हिस्सा नहीं है। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? देखिए, वाद विवाद तो होगा और सेमिनार स्तुति भी होगा, सत्रांत परीक्षा दहीन एग्जाम, ये आपका गलत होगा, इसलिए राइट आंसर इसका ये होगा। मतलब सत्र का एग्जाम जो होता है उसका कक्षा में चर्चा, तो ये भी सही है लेकिन सही नहीं है बोल रहा है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में सही नहीं है? व्यापक मूल्यांकन के सतत और CCE के रूप में सही नहीं है। तो इसका सतत मूल्यांकन करने का मतलब कि हमेशा मूल्यांकन चलते रहना, उसका मतलब क्या है? तो यहाँ वह विद्यार्थी अपने व्यवहार के केवल संज्ञानात्मक पक्ष की आवश्यकता को पूर्ति करता है। तो क्या ये सही है? मूल्यांकन रणनीति शिक्षक अधिगम के साथ समाकलीन है। यह विद्यार्थियों के सर्वांगीण आकलन को सुनिश्चित करता है और यह अध्यापकों को समय पर प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। तो ये तो नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सा सतत सर्वांगीण आकलन को सुनिश्चित करता है? ये तो नहीं होना चाहिए। जो सबसे इसका बेहतर आंसर होगा ए होगा, क्योंकि ये व्यवहार के केवल ये संज्ञानात्मक पक्ष की को देखता है और उसकी आवश्यकता को पूरा करता है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट, लोकतंत्र विषय को शुरू करने से पहले एक अध्यापिका कक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछती है। वो किस तरह का आकलन कर रही है? तो वो किस तरह का आकलन कर रही है? तो ये पूर्व अवधारणा का आकलन है, योगात्मक आकलन है, नैदानिक आकलन है या रचनात्मक आकलन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि पहले पूर्व अवधारणा के बारे में पूछ रही है, तो ये राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया पोर्टफोलियो डैश होना चाहिए। पोर्टफोलियो ओवरऑल उसका क्या जांच, मतलब हर तरह से उसके बारे में मूल्यांकन करना, तो उसी को बोलते हैं पोर्टफोलियो। उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित ये विद्यार्थियों के प्रदत्त कार्यों में गतिविधियों को प्रतिबिंब करने वाला विद्यार्थियों को एक लंबी समय अवधि के काम का संचयन। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों हो जाएगा, क्योंकि पोर्टफोलियो मतलब कि उसका पूरी ओवरऑल उसका मूल्यांकन करना था। ए, बी और सी तीनों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसानों ने किन किन निम्नलिखित शक्तियों के केंद्रों से शासन किया? तो यहाँ कौन कौन जगह से शासन किया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका किसानों नहीं, कुसानों ने। तो कुसान कहाँ था? तो ये कुसान के टाइम में आपका हो जाएगा पेशावर और मथुरा पर शासन किया। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये, एक शिक्षक शिक्षिका ने अपनी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों को एक छोटे मानव निर्मित सौरमंडल में परिवर्तन कर दिया। अगर श्याम, सुल्ताना और नैन्सी की लगभग समान लंबाई और वजन है तो प्रतिनिधित्व करते हैं क्या? लगभग एक जैसा है तो कौन कौन है? तो मंगल है, शुक्र है, बुध है, और सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है। तो कहीं जमीन आसमान का फर्क है। और मंगल, बृहस्पति, यूरेनस, ये बुध, बृहस्पति और शनि, तो क्या इस तरह के ये हैं आपका एक जैसा? तो जो समान होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए, हम लोग कहते हैं शुक्र जो है
शुक्र और मंगल और बुध लगभग एक जैसा है। राइट आंसर इसका ये, क्योंकि ये तीनों क्या है, ग्रह है, और ये तीनों ग्रह क्या है, क्रस्ट का ग्रह है, मतलब कि स्थलीय ग्रह है, रॉक से बना हुआ है। तो ये बाकी तो सब मिक्सअप है, तो एक जैसा नहीं हो सकता है, सब मिक्सअप है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, ग्लोब की प्रदीप्ति वृत्त के संबंध में कथन ए बी पर विचार कीजिए। यह ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है, वृत्त विभाजित करता है, वृत्त अक्ष के साथ मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या है, यह ग्लोब पर दिन और रात का विभाजन करता है। बिल्कुल सही। ये दिन और रात का जो प्रदीप्ति वृत्त है, और ये दिन रात को मतलब रोटेशन जो क्या है, दिन रात में विभाजित करता है। यह वृत्त अक्ष के साथ मिलता है, बिल्कुल नहीं, अक्ष के साथ नहीं मिलता है। तो ये सही और भी गलत है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला, अटलांटिक महासागर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो इनमें से कौन सा सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। देखिए, वह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, तो ये तो नहीं है। यह लगभग वृत्ताकार एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर दक्षिण अमेरिका के चारों ओर स्थित है, तो ये तो नहीं सही है, चारों ओर इसका स्थित नहीं है। इसकी तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित और अनियमित है, तो ये तो है मेरिना गर्त इस महासागर में स्थित है, बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में प्रयोग होने वाले रूढ़ प्रतीक कौन है, रूढ़ प्रतीक कौन है। तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा वे प्रतीक जो क्षेत्र के किसी विशेष समाज द्वारा प्रयुक्त होते हैं, तो नहीं। ये प्रतीक जिनके माध्यम से केवल भू आकृति लक्षणों को दर्शाया जाता है, तो नहीं होगा। ये प्रतीक जिसके माध्यम से केवल राजनीतिक सीमाओं और प्रशासनिक खंडों को दर्शाया जाता है, तो ये आपका नहीं होगा। ये प्रतीक जिसमें उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले ब्रोमीलाइट क्या है, बेसिन के लोगों का मुख्य आहार है, कीड़ों मकोड़ों की प्रजाति है, या पौधों जो अपनी पत्तियों में जल संचित करता है। राइट आंसर, तो राइट आंसर आपका सी, यही संचित करता है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, स्टैक निम्न में से किसकी अपर्दन विशेषता है, स्टैक किसको कहा जाता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टैक समुद्री तरंग को कहा जाता है, समुद्री तरंग, ये स्टैक है। नेक्स्ट, सुनामी तरंगों के संबंध में कथन ए बी पर विचार कीजिए। ज्वालामुखी उद्गार कभी सुनामी तरंगों को उत्पन्न नहीं कर सकता है, और सुनामी आने पर प्रथम संकेत तटीय क्षेत्र के जल तेजी से कमी आना और फिर विनाशकारी तरंगों का उठना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। देखिए, सुनामी तरंगों को उत्पन्न नहीं करता है, तो राइट, ये तो गलत हो जाएगा, बी इसका सही हो जाएगा। ए गलत, बी सही, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए लक्षणों में इसका भी दोनों पढ़ना है। वायुमंडल की परत को पहचानिए। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ती है, बढ़ती ऊंचाई की तीव्रता से तापमान बढ़ती है। यह परत रेडियो संचार में मदद, रेडियो संचार में कौन मदद करता है, तो सब आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा बाय वायुमंडल, क्योंकि यहीं पर तो रेडियो का क्या होता है, रेडियो संचार का मदद मिलता है। राइट आंसर, निम्नलिखित में से किसको सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत में शामिल किया जाना चाहिए। सतत विकास सिद्धांत में किसे शामिल करना चाहिए। पृथ्वी की जीवन शक्ति विविधता का संरक्षण करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास का परिवर्तन लाना, अभ्यास में व्यक्तिगत व्यवहार। तो इसका अगला, प्रकृति संसाधनों के उपयोग को बंद करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। तो ये इसमें से कौन सा ऑथेंटिक लग रहा है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका। देखिए, पहला ये सही है, दूसरा क्या है, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास के परिवर्तन। हाँ, अगर अब व्यवहार में परिवर्तन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पर्यावरण मेरा अच्छा होगा। सी, प्रकृति संसाधनों का उपयोग को बंद करना कोई मतलब नहीं है, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, बिल्कुल सही है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ए बी और डी। नेक्स्ट, खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, तो ये क्या राइट आंसर है। और सी, बी है अभ्रक और क्रोमाइट लौह खनिज है। सी है जो खनिज कम गहराई से स्थित होते हैं उन्हें विवर्त खनन द्वारा निकाला जाता है। डी, खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका पहले देखिए, खनिज बिना मानवीय हस्तक्षेप, बिल्कुल मानवीय हस्तक्षेप करने का जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल सही। अभ्रक और क्रोमाइट अलोह
मतलब लोहा नहीं है तो नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। लोहा इसमें पाया जाता है। और जो खनिज कम गहराई में स्थित होते हैं उन्हें विविध खनन, बिल्कुल सही है। और खनिज अनवीकरणीय संसाधन है, बिल्कुल सही। तो ए, सी और डी किसका है? डी, राइट आंसर डी है इसका। नेक्स्ट, ये मिलान कीजिए, मिलान करना है। तो मिलान कैसे होगा? वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्मजीव, ये क्या है? ये जो ए है किससे मिलेगा? मृदा का रंग का गठन से, मृदा के ह्यूमस की दर से, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई से, या अपछेद की दर से। तो ये सब क्या होगा? एक ह्यूमस है, प्रजाति ह्यूमस। ए का आपका 2 हो जाएगा। तो ए का 2 कौन में है? आप देख सकते हैं 2 में है, इसमें और इसमें, और इसमें ए और इसमें। तो आगे बी का देख लेते हैं। B1 दोनों में है। जनक सेल, जनक सेल क्या होगा? मृदा का रंग और गठन, ये सही हो जाएगा ए। लेकिन अभी और हमको C4 है या 3 है, इसमें पता चल जाएगा कौन सा सही है। बी, सी, जलवायु। जलवायु कहने का मतलब क्या होता है? जलवायु मृदा परिच्छेदिता की मोटाई, बिल्कुल नहीं। जलवायु अपक्षय की दर होता है। जलवायु क्या होता है? अपक्षय की दर। तो 4 किस में है? ये। तो इसका राइट आंसर सही हो जाएगा ये, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। परंपरागत स्रोतों के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोगी पक्ष क्या है? प्राकृतिक गैस का उपयोगी पक्ष क्या है? आसानी से पाइपलाइन में जरिए परिवहनीय है, तो ये तो गलत है। आसानी से तो नहीं परिवहनीय है। एक मिनट, क्या है? परंपरागत स्रोत के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोग पक्ष क्या है? उपयोग का है बता रहे हैं ना। उपयोग में देखिए, ये आसानी से पाइपलाइन द्वारा प्रवाहित है, बिल्कुल सही है। और ये तेल केवल कोयले की अपेक्षा अधिक स्वस्थ है, तो ये भी सही है। पूरी दुनिया में समान रूप से इसका विवरण है, बिल्कुल नहीं। तो ए और बी, ए किसका है? राइट आंसर बी का है। अध्यापकों को विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन है। पहला, उपनिषद। उपनिषद का मतलब क्या है? ये उपनिषद क्या है? अध्यापकों विद्यार्थियों के बीच के बातचीत संकलन है। तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर पहला तो आपका सही है, क्योंकि विद्यार्थी का बातचीत ही उपनिषद कहलाता है। असमान वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। विचार जिन पर आत्मा और सार्वभौमिक आत्मा का विवरण किया जाता है, राइट आंसर सही है। यहाँ डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी और सी तीनों राइट आंसर है। पुरुष और महिला कंकाल और अवशेषों के अध्ययन और उनके विभेद करने के लिए हमें ध्यान देना होगा। क्या करना होगा? उसके कंकाल को पहनते हुए आभूषण, क्योंकि महिला को दर्शाता है, बिल्कुल नहीं। हड्डियों की संरचना उनके कुल्हे की हड्डी और महिलाओं को दर्शाता है। ये कुल्हे वाला हड्डियों की संरचना पर, क्योंकि बड़े कुल्हे की हड्डी एक पुरुष को दर्शाता है। साथ में दफनाए गए हथियारों, तो ये तो गलत होगा। तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो इसका देखिए, हड्डियों की संरचना क्योंकि बड़े कुल्हे की हड्डी महिला को दर्शाता है, बड़े कुल्हे की हड्डी महिला को दर्शाता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अकबरनामा अनुसार सूबेदार का कार्यभार क्या है? सूबेदार क्या करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजनीतिक और सैनिक का कार्य करता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित होने का कारण है वाणिज्य समझौता, राजनीतिक समझौता। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका ए और बी दोनों हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला, महाराष्ट्र के संत कवियों के विरोध किया सभी प्रकार के कर्मकांडों का, या जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का, या परिवार के साथ रहने के विचार का। तो ये तो गलत है। बाकी ये दोनों हो, ए और बी किसमें है? तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, 19वीं सदी में कौन सी आदिवासी समूह मुक्ता बकरियां को पालता था? बकरी को कौन सा आदिवासी पालते थे 19वीं सदी में? तो इसका राइट आंसर है, सबसे ज़्यादा बकरी कश्मीर के बकरवाल जाति, ये पश्मीना शॉल बनाते थे उन। नेक्स्ट, देश का उसके उपनिषद के साथ मिलान कीजिए। उपनिषद बोल रहे हैं। उपनिवेश कौन कौन है? 52 नंबर। देखिए, फ्रांस का क्या हो जाएगा? फ्रांस का आपका हो जाएगा सेंट डोमिंग्यू, और आपका हो जाएगा फिर भी पुर्तगाल का कौन सा हो जाएगा? पुर्तगाल का ब्राज़ील, और इंग्लैंड का हो जाएगा आपका जमैका, और स्पेन का हो जाएगा वेनेजुएला। तो कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर से 52 दे रहा है, लेकिन अलग क्वेश्चन है, कोई नहीं, पढ़ लीजिए। साम्राज्यवादी ऐतिहासिक पेंटिंग। साम्राज्यवादी फतेह लोक स्मृतियाँ को गढ़ती है, और अंग्रेजों को अजय और सर्वशक्तिशाली के रूप में प्रस्तुत करती है। तो बिल्कुल सही है, साम्राज्यवादी ऐतिहासिक। यूरोप में बहुत लोकप्रिय हुए। यूरोप में क्या हुआ? बहुत लोकप्रिय हुए, बिल्कुल हुआ है। भारत को पूरी प्रामाणिकता के साथ दर्शाती है, नहीं, भारत को थोड़ी ना। ए, बी और सी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट,
आईने अकबरी के बारे में निम्नलिखित में पढ़े। यह अकबरनामा का दूसरा भाग है। यह अकबरनामा के शासनकाल, घटना और विवरण को देती है और यह लोगों को परंपरा और संस्कृति को विवरण करती है। यह बहुत सारी चीज़ों को सांख्यिकी विवरण देती है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसका देखिए कौन कौन हो जाएगा आपका। अकबर दूसरी भाग वॉल्यूम नहीं है, इसका ये भी नहीं है। परंपरा और संस्कृति का विवरण देता है और सांख्यिकी विवरण देती है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, सी और डी। राइट आंसर इसका सी और डी। प्राचीन लघु चित्रकला किस पर बनाए जाते हैं? प्राचीन जो लघु चित्रकला है तो किस पर बनाए जाते हैं? पात्र है, ताम्रपत्र, कागज, लकड़ी की तख्ती। तो इसका देखिए आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? डी इसका, बी, सी और डी। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट, लगभग 700 वर्ष पहले केरल की विविधता और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में लिखित में से कौन सी यात्री ने लिखा है? तो कौन यात्री ने लिखा है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका इबन बतूता ने लिखा है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता का उल्लेख है? तो किस प्रकार की समानता का उल्लेख है? वेतन, संपत्ति, रोजगार और प्रतिष्ठा। कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो रोजगार की समानता ये है, बाकी ये सब नहीं है। नेक्स्ट, भारत में नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वार्ड कमिश्नर आयुक्त का पद का निर्वाचन करता है। वार्ड काउंसिलर पार्षद जो होता है एक निर्वाचित सदस्य होता है। या कमिश्नर का चुनाव वार्ड काउंसिलर पार्षद करते हैं या वार्ड चुनाव प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि वार्ड काउंसिलर जो पार्षद होता है उसका निर्वाचन सदस्य द्वारा होता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में महिला रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कानून है जिसके तहत यह अनिवार्य है कि जिस संस्था में 30 से अधिक महिला कर्मचारी काम करती है वहाँ होना चाहिए शिशु सदन या आपका शिशु सदन होना चाहिए या सैनिटरी पैड निकालने की मशीन होना चाहिए या महिला अध्यक्ष होना चाहिए या आपका यातायात होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? या शिशु सदन हो जाएगा। महिला अगर कार्य कर रही है तो शिशु सदन इसका राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, रोजा पार्क्स द्वारा बस में अपनी सीट देने से मना करना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस आंदोलन का शुरुआत बिंदु बना था? तो ये तो फेमस बिंदु है, तो किसका बना था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका नागरिक अधिकार आंदोलन, राइट सिविल राइट मूवमेंट हुआ था। ये तो सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, मीडिया के संदर्भ में एजेंडा तैयार करने के लिए अभिप्राय है। मीडिया के संदर्भ में एजेंडा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीडिया द्वारा मुद्दों को चिन्हित करना और मीडिया के संदर्भ में एजेंडा तैयार करने का क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मीडिया द्वारा मुद्दों को चिन्हित करना और उन्हें जानना पहचानना। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में धर्मनिरपेक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो धर्मनिरपेक्ष के मतलब कि यहाँ पर कोई अपना धर्म किसी का नहीं है, ना राज्य न धर्म एक दूसरे के मामले में दखल दे सकता है। तो क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही नहीं। क्या ना राज्य न धर्म एक दूसरे के मामले में दखल दे सकते हैं? तो गलत है, दखल नहीं दे। भारत राज्य के धर्म से एक संवैधानिक दूरी बना रखना चाहिए। भारतीय राज्य को धर्म से एक संवैधानिक दूरी बनाए रखना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि संविधान में धर्म का कोई चर्चा नहीं है। धर्म बिल्कुल सही है। अगला है कि राज्य समुदाय के निजी पर्सनल कानूनों में हस्तक्षेप कर सकता है। तो बिल्कुल कर सकता है। राज्य द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए कि धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय पर प्रभुत्व स्थापित ना करे। बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी। तो आज का मेरा लगभग 61 क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, लेकिन लगभग हम लोग पढ़ चुके हैं। एक 9 डबल था और 52 शायद डबल था और यहाँ 3 क्वेश्चन हम लोग एक्स्ट्रा पढ़े। दैट मीन्स 63 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब आप कमेंट में बताइए कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं, 63 आउट ऑफ आपके कितने आ रहे हैं। और इसी तरह से एग्ज़ाम में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और अपना कमेंट में स्कोर बताना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर लाभ उठा सकें। धन्यवाद।